हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और अब ये फ़ोन ज़्यादा टाइम तक मेरा साथ नहीं देगा क्योंकि ये ख़राब हो रहा है धीरे धीरे। और 5 साल इसको हो गए हैं, तो अब ज़्यादा साथ नहीं देगा। 5 साल एक फ़ोन चला लिया, 4G फ़ोन है मेरा। अब तो 5G तो इसमें चीज़ें आती भी नहीं है, तो इतना चला लिया तो यही बहुत है। इसने मेरा इतना साथ दिया। अब ये नहीं चलने वाला है मुझे लग रहा है, क्योंकि लाइट भी थोड़ी सी डिम हो रही है इस फ़ोन में। और आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ इस बारे में कि मेरी बेटी का जो है एडमिशन पूरे भारत के सबसे बड़े कथक संस्थान में हो गया है, कथक केंद्र में। और मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ कि एडमिशन हो गया है, लेकिन थोड़ी सी दुविधा में भी हूँ क्योंकि मुझे अपनी बच्ची को यहाँ से कथक केंद्र तक ले जाना है। और जहाँ मैं रहती हूँ वो जगह ऐसी है कि अगर 4 बूंद बारिश की पड़ जाए तो नाले नदियाँ बहने लग जाते हैं हमारे यहाँ पर। तो यहाँ से कथक केंद्र पहुँचना मुश्किल नहीं है, लेकिन यहाँ से इस कॉलोनी से निकलना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पानी भर जाता है, जाम लग जाता है और आप 1 घंटे आपको लग जाते हैं इसी कॉलोनी से निकलने में। तो क्लास जो काव्या को जो स्लॉट मिला है क्लास का, वो मिला है 6 बजे। और 6 बजे का मिला है, 6 से 7 की क्लास है। और जो काव्या को गुरुजी जो मिले हैं वो मिले हैं श्री करण गंगानी जी। और मैं नहीं जानती थी उनको कि वो करण गंगवानी जी कैसे, कौन है, क्या है, कैसे हैं। तो मैं बहुत ही उस तरह की हूँ कि जैसे कोई चीज़ मुझे पता लगती है तो मैं उसके बारे में पूरा सर्च कर जाती हूँ और डिटेल देखती हूँ। तो फिर मैंने आई और मैंने फिर ये भी सर्च किया कि करण गंगानी जी के गुरु जी भी कौन हैं और ये कौन है, खुद ये क्या करते हैं, कहाँ कहाँ इन्होंने सिखाया है। तो पूरा फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, इंस्टाग्राम सब मैंने छान मारा और फिर मैंने चेक किया कि भाई यार ये तो बहुत ही बड़े जो हैं वो एक शिक्षक हैं, बहुत ही बड़े हैं कथक के फील्ड में। और इन्होंने बहुत ही अच्छा सीखा है। इनके गुरुजी भी बहुत ज़्यादा विख्यात रहे हैं और ये खुद भी बहुत अच्छा सिखाते हैं और करते भी हैं। तो फिर मैं मेरे को पता ही था, क्योंकि वहाँ पर जो कथक केंद्र है वो इतना बड़ा है अपने आप में कि वहाँ पर कोई छोटे मोटे लोग नहीं होते हैं, वो बड़े बड़े ही जो प्रसिद्ध होते हैं, सुप्रसिद्ध होते हैं, वहीं वहाँ पर सिखाने आते हैं। और मैं तो अपने आप में भाग्यशाली है मेरी बच्ची की, उसका वहाँ पर एडमिशन हो गया। और मेरे दिमाग में अचानक ये आया कि मुझे वहाँ पर एडमिशन कराना है। मैंने फ़ॉर्म भरा और उस वक्त मैंने 500 रुपये खर्च किए फ़ॉर्म भरने में, जब मेरे घर में खाने के लिए भी दिक्कत हो रखी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जॉबलेस हो रखे थे, अभी भी जॉबलेस ही हैं। और जॉबलेस थे बिल्कुल ही। और पैर में जो है चोट लगी हुई थी, उनके टिबिया फ्रैक्चर उनके पैर में हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था उनका, क्योंकि जॉब छूट गई थी उनकी 2 साल पहले। और उसके बाद वो जो झाड़ी पे काम करते हैं वो वाला काम कर रहे थे, तो अचानक उनका हो गया था एक्सीडेंट। और तो एक्सीडेंट में पैर में चोट लग गई थी। लेकिन कहते हैं ना, जब आपने किसी का गलत नहीं किया तो भगवान आपके साथ भी कुछ गलत नहीं करेंगे। तो डॉक्टर ने लिख दिया था ऑपरेशन के लिए, लेकिन वो बाय लक मेरे बच्चों की जो भाग्य है, या मैंने कुछ अच्छा कर्म किया होगा या भगवान ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। और मैं बहुत रोती थी जब उनका एक्सीडेंट हो गया था कि टॉयलेट और पॉटी भी बिस्तर में ही मुझे कराना हो रहा था। इस वजह से नहीं रोती थी कि मुझे ये सब करना पड़ रहा है, साफ़ सफाई। मैं रोती इस वजह से थी कि ये कब ठीक होंगे, कब काम करेंगे। और ये तो भैया ऑपरेशन तो एक लंबा प्रोसेस होता है और काफ़ी टाइम तक ये बिस्तर पर ही रहेंगे। तो ये था कि कैसे होगा। और मैं भी नहीं जा सकती करने के लिए बाहर काम, क्योंकि जब इंसान टॉयलेट भी बिस्तर में उसको करवाना पड़ रहा है तो आप बाहर काम करने कैसे जाएंगी, जब आपके हस्बैंड इस अवस्था में हैं और आपको आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप बाहर जाकर काम करें। और बच्चे छोटे हैं, बच्चे तो नहीं कर पाएंगे उनकी सेवा, और कोई है नहीं जो कर पाए हेल्प। तो मैं बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव और बहुत परेशान हो गई थी, डिप्रेशन सा हो रहा था, एक दिमाग ख़राब, रात दिन सोचती रहती भगवान ये क्या हो गया हमारे साथ। और हमारे ऊपर कर्ज भी है, क्योंकि हमने ये घर बनाया है, जो अभी घर बनाए हुए हमें 2 साल ही हुए हैं। तो इसका भी जो कर्ज़ है हमारे ऊपर है, वो भी किस्तें देनी, ये किस्त देनी, बच्चों की फ़ीस भरनी, सब कुछ एकदम हौच पौच सा हो गया था। फिर मैंने, मेरे पास जो गोल्ड के हैं, मेरे कान के और मेरा क्या बोलते हैं, कान के और मेरे हस्बैंड की गले की चेन, वो मैंने गिरवी रख दी है। जो मैंने पहने हुए हैं ना, ये 20 रुपए के हैं, ये मैंने कल ही खरीदे हैं। और गोल्ड के हैं मेरे पास, तो गोल्ड का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। तो फिर मैंने वो फिर निकाल कर, भाई चीज़ें होती इसीलिए हैं कि बुरी वक्त के लिए काम आ जाए। तो फिर मैंने खर्चा जो चलाया अपना, उनको भी हॉस्पिटल लेकर जाना, 600-700 रुपये एक दिन में खर्च होने, आने का किराया, जाने का किराया, खाने पीने का, दवाइयाँ महंगी महंगी, क्योंकि पैर में फ्रैक्चर हो गया था, डॉक्टर ने कहा प्लेट्स डलेंगी, उसके ऑपरेशन का खर्चा, इतना दिमाग ख़राब भाई कैसे होगा, कहाँ होगा।
मदद करने वाला कोई नहीं। 1-2 मेरी फ्रेंड सर्कल में है, उन्होंने मेरी मदद की, और मेरी फ्रेंड है एक, उसने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की। तो फिर ये था कि कैसे होगा, बस यही टेंशन में मैं रहती थी। तो फिर ये धीरे धीरे इनके पैर में मूवमेंट हुआ और ये थोड़ा सा चलने लगे। फिर जब ऑपरेशन की डेट थी, हम उस दिन हॉस्पिटल पहुँचे, तो उन्होंने इनको लिया नहीं, कहा कि बहुत लोग हैं आपसे पहले और आपकी कंडीशन ऐसी है कि अभी इनको वेट कराया जा सकता है। तो उन्होंने और 20 दिन बाद की डेट दे दी। फिर हम 20 दिन बाद गए तो उन्होंने तब भी नहीं लिया। और फिर भी मैंने बोला कि सर ये तो चल पा रहे हैं। उन्होंने कहा चल पा रहे हैं तो देखते कैसे चल पा रहे हैं। तो जब इन्होंने चल के दिखाया कि सर मैं चल पा रहा हूँ, पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ है, प्लास्टर पहन के ही मैं चल पा रहा हूँ, तो उन्होंने कहा भाई लगता है इसकी हड्डी जुड़ गई। तो उन्होंने एक्सरे किया, तो एक्सरे में आया कि हड्डी बिल्कुल हल्की सी गैप रह गया है, बाकी जुड़ गई है, तो ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। तो भगवान का, भोले बाबा का, पीर बाबा का, साईं बाबा का बहुत ज़्यादा धन्यवाद। जितने भी भगवान होते हैं हिंदू धर्म में, मैं सबका धन्यवाद करती हूँ कि मेरे जो हस्बैंड हैं उनका बिना ऑपरेशन के ही पैर ठीक हो गया। तो फिर मेरे अंदर एक होप आया कि अब ये जल्दी ठीक हो जाएंगे, चलने लगेंगे, अभी नहीं तो 1 महीने बाद तो ये काम पर जाएंगी। तो फिर ये हुआ। फिर मैंने अपनी बच्ची का, उस समय मेरे घर में बहुत दिक्कत थी, खर्चा तो वही गोल्ड गिरवी रख दिया था, उससे चल रहा था। मेरी फ्रेंड ने राशन के लिए 1500 रुपये दिए थे मुझे, अकाउंट में डाले थे कि तू इससे भाई अपना राशन भर ले। तो उससे मेरा घर चल रहा था, राशन का। हम लोग गेहूँ वगैरह चावल खा रहे हैं राशन का, चीनी वीनी, तो ये सब राशन से फ्री में आ रहा था। तो बस सब्जी का खर्चा था। दूध मैंने बिल्कुल बंद कर दिया था। जो मेरे घर में रोज़ का 2.5 किलो दूध आता था, मेरे बच्चे 3 बार दूध पीते थे। तो मैंने बच्चों को बोला, बच्चों अभी परेशानी है तो दूध तो तुमको नहीं मिलेगा। बच्चों को समझा दिया। मेरे बच्चे उस तरीके के हैं कि अगर मैं उनको समझा दूँ तो वो समझ जाते हैं। तो मैंने अपने बच्चों को समझा दिया, तो वो बच्चे जो है दूध मांगना उन्होंने बंद कर दिया, सिर्फ रोटी सब्जी खाने लगे। तो मेरे बच्चे को फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, मेरे हस्बैंड को 2-3 दिन हुए कोई झाड़ी वाला काम मिला, और 2-3 दिन हुए थे काम मिले हुए कि मेरे बच्चे को हो गया टाइफाइड। तो टाइफाइड हो गया, तो फिर वो एम्स में एडमिट हो गया मेरा बच्चा। उसको हो गई बहुत ज़्यादा दिक्कत भाई, वहाँ रात दिन रोते 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 मेरा बच्चा एडमिट वो है। वो कह रहे हैं नहीं कलावती ले जाओ, आप कहीं और ले जाओ उसको। तो मैंने वहाँ पर बहुत झगड़ा वगड़ा किया और अपने बच्चे का ट्रीटमेंट वहाँ किसी भी तरह से करवाया। अपने बच्चे को टाइफाइड का अभी भी उसको एक 2000 का इंजेक्शन लगना है, जो कि 20-15 दिन बाद लगेगा। तो मैंने वो अभी इसलिए नहीं लगवाया क्योंकि पैसे नहीं है हमारे पास, तो 15 दिन बाद लगाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने उस समय वो फॉर्म भरा अपनी बच्ची का, 300 रुपये का मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया, और 200 रुपये की फॉर्म की जो फ़ीस थी वो मैंने भरी, कथक केंद्र की एडमिशन फॉर्म की। और उस समय वो करवाया जब मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं 500 रुपये खर्च करूँ, लेकिन मैंने किया क्योंकि यही वो मौका था जब मैं उसका एडमिशन करा सकती थी। वो 10 से 15 साल के बच्चे को लेते हैं, और 10 साल के बच्चे को उसको लेते हैं जो फ्रेशर होता है, फिर वो 11-12 साल के बच्चे को उसको लेते हैं, 13 साल के बच्चे को फाउंडेशन कोर्स में, जिसको पहले से थोड़ा बहुत आता है। लेकिन मैं इतनी, मेरी तो औकात नहीं है कि मैं बाहर उसको किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में उसको मैं सिखाने भेजती। तो मैंने कहा यही एक मौका है सबसे सस्ते में, जहाँ पर सिर्फ 400 रुपये महीने की फ़ीस है कथक केंद्र में, तो वहाँ से ये सीख सकती है। और दिल्ली में तो आपको पता ही है कि बसें फ्री हैं, तो मैं बस में बच्ची को ले जाऊंगी और लेकर आ जाऊंगी आसानी से, तो मैं करवा लूँगी। घर में रहती हूँ, मैं खुद तो कुछ नहीं कर पाई, इतनी एजुकेटेड होते हुए, सब कुछ करते हुए भी मैंने बच्चों के लिए सब कुछ छोड़ दिया, नहीं कर पाई। तो मैं कम से कम अपनी बच्ची को ये सब करवा दूँगी। ये सब मुझे कहाँ से पता चला था कथक केंद्र के बारे में, ये मैं आपको बताऊँगी बाद में। और क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, 8 मिनट से ऊपर ऑलरेडी हो चुके हैं। तो मैंने उस समय फॉर्म भरा था, मुझे नहीं पता था मेरी बच्ची का नंबर आएगा नहीं आएगा। तो फिर 30 जून को मेरी बच्ची का नंबर आया, और उसका क्या बोलते हैं ऑडिशन हुआ। और ऑडिशन के बाद फिर भी मुझे नहीं लगा कि इसको क्या लेंगे, क्योंकि वहाँ पर जितने भी बच्चे ऑडिशन दे रहे आ रहे थे उनको ऑलरेडी कथक आता था, वो कहीं ना कहीं से सीखे हुए थे। और हम वहाँ बैठे थे, मेरे हस्बैंड और मैं, हम ये देख रहे थे कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबसे गरीब और मतलब डाउन मतलब कह सकते हैं फाइनेंशियल कंडीशन के हम ही लोग हैं, ये हम जानते थे, वो लोग नहीं जानते थे। क्योंकि जब मैं इंग्लिश में उनसे बात कर रही थी, जो लोग वहाँ आए हुए थे, तो उनको तो लग रहा था ये हमारे जैसे हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि हम लोग किस तरीके से रहते हैं। और वो हम जिस लोकेलिटी में रहते हैं, तो यहाँ से तो कभी कोई वहाँ सीखने नहीं जाएगा। और क्योंकि लोगों को पता ही नहीं चलता, ये सब बातें भी मैं आगे रखूँगी कि लोगों को क्यों नहीं पता चलता, सरकार इस पर क्यों नहीं देखती है, नज़र रखती है कि ये सब गरीबों को भी पता चलना चाहिए और गरीब लोग भी वहाँ जा पाएँ सीखने के लिए। तो इसके लिए अब गवर्नमेंट वाले कहेंगे, गवर्नमेंट कहेगी कि हम तो करते हैं जी, लेकिन नहीं पता चलता लोगों को। तो ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपसे बताऊँगी। अभी तो फ़िलहाल तो फिर मेरी बच्ची का जब मैं रोज़ 10 बार दिन में कथक केंद्र की वेबसाइट खोलने लगी, कब आएगा रिज़ल्ट, कब आएगा। मुझे पता था 8 जुलाई को रिज़ल्ट आएगा, लेकिन फिर भी मैं
और हर रोज़ वो वेबसाइट खोलकर देखती थी, रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट आएगा, क्या क्या है, पूरी वहाँ के नियम शर्तें, यूनिफॉर्म, सब कुछ, पूरी डेट, कब क्लास होती है, क्या होता है, कैसे प्रोग्राम यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर कौन लोग काम करते हैं, यहाँ के डायरेक्टर कौन है, वहाँ पे टीचर्स कौन है, वहाँ पे क्या क्या फंक्शन होते हैं, कथक केंद्र से सीख के आप क्या क्या कर सकते हैं, सब कुछ मैं सर्च करती थी। फिर 8 जुलाई को रिज़ल्ट आता है। सुबह मैं सबसे पहले उठते ही सबसे पहले मेरे हस्बैंड और मैं खोलते हैं वेबसाइट, लेकिन रिज़ल्ट नहीं आता। फिर मैंने दोपहर में वहाँ पर फ़ोन किया कि सर रिज़ल्ट कब आएगा, कहते हैं दोपहर के बाद। फिर दोपहर को फ़ोन किया, सुबह किया था, फिर दोपहर को किया, दोपहर को कहते हैं शाम तक आ जाएगा। फिर शाम को रिज़ल्ट आता है 4 बजे के बाद, और उसमें मेरी बच्ची का तीसरे नंबर पर सिलेक्शन हो जाता है। मेरी बच्ची अभी 10 साल की हुई नहीं है, 10 से 15 साल के बच्चे को लेते हैं, लेकिन 10 साल के होने में उसके ज़्यादा समय नहीं है। अक्टूबर में 28 तारीख को वो 10 साल की हो जाएगी। तो उन्होंने कहा वो एलिजिबल है और उसका एडमिशन करा। फिर हम ओरिएंटेशन में गए कल वहाँ पर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी बच्ची ऐसे संस्थान में जाएगी जहाँ पर बहुत ही बुद्धिजीवी और विद्वान लोग आते हैं। उनके बीच में बच्चा जाएगा। देखिए, घर बैठकर तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है, और उनके बीच में बच्चा जाएगा और सीखेगा तो कुछ तो ज्ञान प्राप्त होगा ही। और मैं भी जब उसके साथ जाऊँगी तो मुझे भी बहुत कुछ देखने और सीखने को मिलेगा। और ये मेरा सपना था कि मैं कभी कोई क्लासिकल डांस सीखूं, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो एक एनजीओ वाले कुछ गरीब बच्चों को जो लोकेलिटी में खिलाने के लिए आते हैं, और 10 दिन की वर्कशॉप में मुझे ले गए थे, तो वहाँ मैंने बहुत अच्छा किया था कुचिपुड़ी। तो मुझे लगता था कि उन्होंने मेरी बहुत तारीफ़ की थी, कहा कि आप किसी एकेडमी में सीखोगे तो आप बहुत अच्छा करोगे। लेकिन मेरी मम्मी तो भैया रोटी 2 टाइम की मिल जाए, और हम लोगों की पढ़ाई लिखाई कॉलेज वालेज जो करवाया वो हमारे लिए बहुत बड़े लेवल की। आज तक मेरे पूरे ख़ानदान में मेरे जितना पढ़ा लिखा कोई नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत ही लो क्लास के थे और पूरी ज़िंदगी हमारी किराए पर रहते रहते निकल गई। तो ये सब चीज़ें थी, और बस। तो उन्होंने मेरी बहुत तारीफ़ की, लेकिन मैं नहीं सीख पाई, और कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा बच्चा सीखेगा। लेकिन अचानक ही ये एकदम से आया, और भगवान ने कुछ तो सोच रखा होगा। अब मेरे सामने ये है पूरा एक कह सकते हैं कि एक क्या बोलते हैं उसको, जब किसी चीज़ के लिए हम आगे बढ़ते हैं, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है कि मैं उसको वहाँ तक लेके जाऊँ, और उसको डेली एक लेके जाना, हफ्ते में 3 दिन क्लासेस है, लेके जाना, वहाँ से लेकर आना। तो कुछ लोग भी हैं जो मुझे कह रहे हैं, मेरे खुद के हैं, कि कैसे जाएगी, एक बच्चा घर पे रहेगा और को लेकर जाएगी, कैसे करेगी मैनेज, कैसे होगा। तो मैं कोशिश करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है, और कोशिश तो करनी पड़ेगी। एक चैलेंज है, उसको मैंने एक्सेप्ट किया है, देखते हैं कैसे होता है, क्या होता है, क्या मेरी बच्ची वो कर पाएगी। पूरी कोशिश मैं करूँगी, और देखते हैं क्या होता है आगे। जो भी होगा आपसे ज़रूर मैं शेयर करूँगी। और कल मैं अपनी बच्ची के लिए एक सूट भी खरीद कर लाई हूँ, जो वहाँ पहन कर जाना है। एक वाइट सूट का कपड़ा लेकर आई हूँ, जो मुझे सूट बनवाना है। और मेरे हस्बैंड की भी नौकरी लगी जाएगी, और जाएंगे जॉब करने, और धीरे धीरे सब कुछ सही होगा। जो मैंने 2 साल से समय देखा है, और उससे पहले भी जो ज़िंदगी भर जो मैंने समय देखा है, समय बदलता है, वक्त बदलता है। आप कोशिश करिए, वक्त ज़रूर बदलता है। एक दिन समय ऐसा आता है कि सब कुछ आपके अनुसार होता है, तो ऐसा होगा ज़रूर। और देखते हैं अभी क्या होगा। मेरे लिए तो यही चैलेंज है कि पहले तो उसको इस कॉलोनी से फिर दिमाग में ये भी आता है जब मैं बाहर निकली, वहाँ पहुँची, तो कि जिस तरह से मैं उस दिन गई ओरिएंटेशन में और लेट हो गई जाने में, यहाँ से पहुँचते हुए निकलते हुए बारिश आ रही थी, पानी भरा हुआ था, बहुत जाम लग रहा था। तो ये चैलेंज है सबसे बड़ा कि कैसे यहाँ से निकलना होगा और कैसे वहाँ पहुँचना होगा, फिर वहाँ से वापस आना, घर में सब कुछ देखना, मैनेज करना। मेरा एक बच्चा और है, उसको यहाँ पर छोड़ कर जाना, और फिर उसको भी ध्यान रखने के लिए कौन ध्यान रखेगा, सब कुछ देखना पड़ेगा। कैसे होगा, क्या होगा, सब कुछ आपसे शेयर करूँगी आगे आने वाले टाइम में। तो सबसे पहली वीडियो मैंने यही डाली है काव्या के लिए, और आगे काव्या किस तरह से करती है सब कुछ, और ये भी मैं आप सपोर्ट कीजिए। बस ये चैनल अगर चल जाता है तो बहुत सपोर्ट मेरा हो जाएगा। और यही है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, तो मैंने जानती हूँ मैं। तो देखते हैं आगे क्या होगा। तो आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं, मैं चैनल मोनेटाइज होगा नहीं होगा, सब्सक्राइबर आएंगे नहीं, ये मुझे मतलब नहीं है। बस ये है कि ये जर्नी जो है ये सारी मैं रिकॉर्ड करना चाहती हूँ, ताकि मेरे बच्चे बड़े होकर देखें कि हमारी पेरेंट्स ने कितनी मेहनत की हमें यहाँ तक पहुँचाने के लिए, क्या किया। तो ये सब देखें मेरे बच्चे, इसीलिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है। और कुछ नहीं होगा, हम नहीं होंगे तो ये वीडियो तो होगा, जो बच्चे देखेंगे। क्योंकि हम तो एक समय आएगा जब बच्चे सोच सकते हैं कि हमने उनके लिए क्या किया। जो आजकल कहते हैं सभी बच्चे, पेरेंट्स से ज़्यादातर बच्चे, तो वो यही दिखाने के लिए कि हाँ हमने ये किया तुम्हारे लिए। तो ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ इस तरह की, और देखते हैं आगे क्या होता है। सब कुछ आपसे जर्नी जो है, जो शुरुआत हुई है, ये शुरू हो गई है, आपसे मैंने शेयर कर दिया है, और आगे भी शेयर करती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वेट करते हैं। कल से काव्य की क्लास है, मैं जाऊँगी, और सारी जर्नी आपसे शेयर होगी, कैसे मैं जाती हूँ, काव्य को ले जाती हूँ। देखते हैं वहाँ पर क्या होता है। बाय।